नमस्कार। आप हमारा आज का ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समाप्ति पर देख रहे हैं। आज हम कक्षा 5वीं में नवोदय विद्यालय जो बच्चे कर रहे हैं छठी कक्षा के लिए इसके गणित के पहले अध्याय संख्या और संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले बच्चे चर्चा करें कि हमारे पास संख्या और एक होता है हमारा अंक। इनमें क्या अंतर है? संख्या क्या है, अंक क्या है? देखिए, यदि हम इस प्रकार लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या ये अंक है या संख्या है? तो बच्चों ये संख्या है हमारी। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधे लिखेंगे तो संख्या रहेगी। यदि इसके बीच में क्या लगा दें, कोमा लगा दें, तो क्या रहेगा? ये अंक हो जाएगा। क्या रहेगा बच्चों? अंक हो। ये हमारे क्या है? संख्या है। और ये क्या बच्चों? हमारे अंक। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं हमारी संख्या कितने प्रकार की। तो सबसे पहले बच्चों हमारा आता है प्राकृत संख्या, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। कैसे बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या होती है? तो यदि आपने बचपन में स्टार्टिंग में जो नर्सरी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? गिनती सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह सीखते हैं। तो जो गिनती हमारी कहानी वो 1 से शुरू हो और कहाँ खत्म हो? अनंत तक चले। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? अनंत। ठीक है, अनंत तक चले इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते। जो 1 से शुरू हो अनंत तक, यानी इसका अंत ही ना हो, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक या प्राकृतिक। उसके बाद अपनी दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जैसे जैसे हम थोड़ा सा क्लास में ऊपर बढ़ते हैं तो बच्चा हम क्या दिखता है कि हमारी कभी शून्य भी आती है। वो संख्याएं जो कहां शुरू हो? शून्य से या फिर 0 से शुरू हो और कहाँ तक चले? अनंत तक चले, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। इसके पश्चात हमारा आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब जब थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कभी कभी हमारे मार्क्स जो है नेगेटिव माइनस में आते हैं। इसको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं नेगेटिव। लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा में क्या रहता है? ऋणात्मक। क्या रहता है? ऋणात्मक। क्या रहता है? ऋणात्मक। ये जिसे हम जोड़कर शब्द करते हैं, ये गणित की भाषा में क्या कहते हैं? हमारा धनात्मक रहता है। धनात्मक यानी कि वैसे तो हम ये कह सकते हैं पूर्णांक क्या है? संख्या रेखा है। इस प्रकार कोई रेखा है, उसके बीच में शून्य है, इधर 1 2 3 या इस तरह संख्या चल रही है। इसी प्रकार इसमें इस प्रकार संख्याएं चल रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। लेकिन अध्ययन इसे क्या अगर क्या कहें? ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। तो अब यहाँ से बच्चों हमारे पास एक सवाल ये पैदा होता है कि शून्य क्या? शून्य क्या? क्या शून्य धनात्मक है या शून्य ऋणात्मक है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं शून्य नहीं धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। शून्य किसी भी तरफ नहीं है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। कैसे? समझ लीजिए तो उदाहरण के तौर पर ये आप है, आपके इस तरफ वाला जो हाथ है ये धनात्मक को दर्शा रहा है और इस तरफ वाला हाथ आपका किसे दर्शा रहा है? ऋणात्मक। यदि आप अपनी गर्दन को इस तरफ ले जाएं क्यों तो पुष्प छिपेगा नहीं। तो पुष्प राज में इस तरफ ले जाएंगे तो इसलिए गर्दन कहाँ रहना चाहिए? हमारा सेंटर में रहना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार शून्य क्या है? नहीं धनात्मक है, नहीं
ठीक है, ये तो उदाहरण प्री में। तो बच्चे प्री में संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते, p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? प्री में संख्याएं कहते हैं। जहां क्यू नहीं बराबर है शून्य, क्यू किसके बराबर ना हो? शून्य के बराबर ना। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है? तथा जहां p और क्यू सह-अबाध्य संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है? p और q के अनुपात में सह-अबाध्य संख्या, क्या देखिए दृष्टि देते हैं इसका फल को। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि भिन्न वाले संख्याएं अंश बटे हर वर्ग संख्या कहते हैं प्रीमिय संख्याएं। अब इसमें काफी संख्या कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो अंश और हर है ये केवल एक से ही भाग होने चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं, उसको क्या कहेंगे हम? सह-अबाध्य संख्या। यानी कि 3 और 4 से एक से होता है, 2 और 3 1 से होता है, 1 और 2 किससे होता है? 1 से होता है। ये क्या करेंगे? हमारी प्रीमिय संख्या। अब प्रीमिय संख्या के बाद आता है हमारा जो आपको पता है अप्रीमिय संख्या। अप्रीमिय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें क्या करें हम? p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्या p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते? वो क्या कहलाएंगे? हमारी अप्रीमिय संख्या। ठीक है, अब जो प्रीमिय संख्याएं हैं इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो वास्तविक संख्याएं हैं क्या ये प्रीमिय है या अप्रीमिय? तो बच्चों हम यहाँ कहेंगे ये सभी क्या है? हमारी प्रीमिय संख्या। क्यों? क्योंकि सब प्रीमिय क्या है? एक, यदि किसी संख्या को चुना नीचे तो हम एक मानते हैं, तो इन सब के नीचे क्या है? एक। तो सभी p बटे q के रूप में है, सभी एक के अलावा किसी से भाग नहीं क्या है? ये प्रीमिय संख्याएं। अब इसके बाद हमें बताना चाहिए क्या? सम संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो, वे क्या होंगी? हमारी सम संख्या। इसके बाद आता है बच्चा हमारा विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या हमारी वे संख्या होती हैं जो 2 से भाग नहीं हो, उनकी रहेंगी विषम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है भाज्य संख्या। कौन संख्या बच्चों? भाज्य संख्या, या फिर जगह देते हैं रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़। तो भाज्य संख्या वो संख्या कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जो किसी न किसी के पारे में आ जाए, जैसे कि 4 है। ठीक है, 4 2 के पारे में आता है, 4 के पारे में आता है, 3 के पारे में। इसी प्रकार 6 है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी हमारी जो भाज्य है? वो कौन है? 4। इसके बाद आती है बच्चों हमारी क्या? अभाज्य संख्या। कौन सी बच्चों? अभाज्य संख्या क्या होंगी? जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है। जिसके क्या होते हैं? केवल 2 ही गुणनखंड। वे 2 गुणनखंड कौन होंगे बच्चों? वे 2 गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक स्वयं संख्या होगी। ठीक है, एक स्वयं वो संख्या जिससे हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, यानी कि 2 से अधिक ना,
यानी कि अब हम अवाच्य संख्या की बात करें तो छोटे वाली संख्या को हमारी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। यानी कि वे संख्याएं जो केवल खुद के पाढ़े में आए, उसके अलावा किसी पाढ़े में ना। एक के पाढ़े में, खुद के पाढ़े में, दो खुद के पाढ़े में आते हैं, एक के पाढ़े में, तीन खुद के पाढ़े में आते हैं, एक के पाढ़े में। इसी तरह से भी संख्याएं खुद के पाढ़े में आते हैं, फिर एक के पाढ़े में। तो ये गया हमारा अवाच्य संख्या। आगे कौन होता है संख्या के स्थान का, कि संख्या किस स्थान पर, संख्या इकाई के स्थान पर है, या दहाई के स्थान पर है, या सैकड़े के स्थान पर है, या हजार के स्थान पर, किस स्थान पर है, उसके अनुसार जो मान निकलता है उसको बोलते हैं स्थान। जैसे कि मान लीजिए 3500। इसमें यदि 5 का स्थानीय मान निकालने पर निकालेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े। 5 किस पर है, सैकड़े पर है, तो 5 गुना 2, तो इसका स्थानीय मान कितना रहेगा बच्चों, 5। इसके बाद बच्चों हमारा आता है अंकित मान, या फिर आप सोच सकते हैं वास्तविक मान। क्या कहेंगे बच्चों से, अंकित मान या वास्तविक मान, या फिर बच्चों जैसे क्या कहेंगे आपका तीसरा जिसका नाम है वो हमारे पास क्या है, वो है बच्चों जातीय मान। कौन सा मान, जातीय। ये क्या होगा, यदि 5 का मैं जातीय मान, अंकित मान या फिर वास्तविक मान याद करना हो, ये क्या रहेगा, केवल 5 रहेगा। तो संख्या का खुद का मान है वही क्या होगा, इसका जातीय, वास्तविक या फिर इसके बाद हमारी आती है आगे संख्या पद्धति, या संख्या पद्धति, यानी कि संख्या को किस प्रकार पढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 पद्धतियां, एक तो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एक है भारतीय। भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कि हम इसमें कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि क्या बोलते हैं सबसे पहले इसके अंदर, इकाई, फिर दहाई, फिर बोलेंगे हम सैकड़ा, फिर हजार, फिर क्या बोलेंगे 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या बोलेंगे इसके अंदर हम करोड़, फिर क्या बोलेंगे 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, उसके बाद खरब, फिर 10 खरब। इस तरह से हमारी संख्या चलती रहती है। ये तो है भारतीय संख्या। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे होता है, उसमें होता है सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। यहाँ तक तो बिल्कुल भारतीय संख्या पद्धति। इसके बाद अभी क्या लगता है, इसके बाद लगता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, कहता है बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस प्रकार चलते हैं। ये होती है कौन सी, अंतरराष्ट्रीय, और ये भारत। ठीक है, अब हमें संख्या देखकर कैसे पता भारतीय संख्या पद्धति में गया अंतरराष्ट्रीय संख्या। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको श्रृंखला दी, यही वाले ये सुन, अगर इसको ऐसे दे सकता तो कोई नहीं कर सकता कि भारतीय में है अंतरराष्ट्रीय। लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में कैसे होता है, क्या कहता है, भारतीय संख्या पद्धति के अंदर पहले 3 अंक के पश्चात हर 2 अंक के बाद क्या लिखता है, कोड। पीछे से 3, फिर 2, 2, 2, फिर चलते रहेंगे, आगे बजे तो कोड।
लेकिन किसी संख्या को यदि हमें लिखना हो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार तो क्या होगा 3 3 3, उसमें 3 3 का युग्म बनता चलेगा। ये क्या होती है हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसमें 3 3 के बाद को मान लेता है और बाकी के अंदर पहले 3 फिर 2 2 2 2 के प्रकार को मान लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारी क्या संख्या पद्धति। अब हम करते हैं इसके अंदर इस अध्याय के अंदर विभाजकता के नियम। किसके नियम बच्चों? विभाजक, यानी कि कोई संख्या किसी से कब भाग हो सकती है, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनसे हमें देखकर बता सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या उससे भाग हो गया। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं किससे? 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का मतलब क्या नियम है? कैसे पता लगेगा कि संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सीधी सी बात कहता है यदि संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं आपको ये संख्या लिख रहा हूं, ये ठीक है, ये मैं इतनी बड़ी संख्या लिख दी पर नहीं मुश्किल इसको। अब इतनी बड़ी संख्या को आप भाग कर निकल जाओ तो पेपर का टाइम दूसरे में खत्म। तो इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। यह संख्या क्या रहेगी? तो उसके भागे हो जाएगी। या फिर इसका इकाई अंक क्या होता? 6 8 होता, या फिर 4 2, यह संख्या क्या होती है? 2 से भागे हो जाती है। अब आता है हमारा 3 से विभाजकता का नियम। इसके बच्चों 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाजकता का नियम कहता है तो कि यदि संख्या के अंकों का योग, क्या यदि संख्या के अंकों का योग, इसका यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाजित हो, क्या हो? 3 से विभाजित हो यानी कि भाग हो तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं 6 और 6 और 3 दोनों के अंकों में कितना गया? 9 9 3 के पारे में आता है संख्या 3 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक संख्या और ले लीजिए, जैसे कि हमें ये 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, कुल योग कितना रहा? 18, 18 3 के पारे में आता है संख्या 3 से भागे हो जाए। इस प्रकार देखते हैं। आगे आता है 4 से विभाजकता का नियम। इसका नियम बच्चों 4 से विभाजकता का नियम। तो 4 से विभाजकता के नियम पर हस्ताक्षर है। इसमें क्या कहता है? यदि संख्या के इकाई वैधाई अंक से बनी संख्या 4 से भाग हो या 0 0 हो तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। यानी कि या तो इकाई इकाई के दोनों क्या हो? 0 होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने 18 से, ये दोनों इकाई के क्या है? इकाई इकाई 0 अंतिम दो
या फिर भी 4 से भाग हो गए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये लीजिए, तो इकाई डायग्राम से क्या बनाया है 16, जो कि 4 के पारे में आता है। ठीक है, फिर संख्या के लिए भी 4 से भाग हो जाएगी, जैसे कि ये मान लीजिए 1810, तो इसमें वेक्टर जो है उसको 4 से भाग करके लिख दिया है, 4 एकम 4 या 3, ऊपर से आगे 2, 4 थे, ठीक है, फिर 4 से भाग हो गए, हो गया आपको, ये संख्या भी क्या जाएगी 4 से भाग हो जाएगी, लेकिन पूरी संख्या को भाग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात तुम्हारा 5 से विभाजकता का नियम, इसका 5 से विभाजकता का, 5 से विभाजकता का नियम क्या है? ये कहता है यदि संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 5 हो, 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या क्या जाएगी? 5 से पूरी भाग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर तो इकाई का अंक क्या है? 0। उदाहरण के अंक पर 215, आखिरी अंक कौन है? 5। उदाहरण के तौर पर 15, अंतिम अंक कौन है? 5। ये तो इसके बारे में भी आता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप ये वाली, इसका अंतिम अंक क्या है? ये पूरी जगह किससे भाग होगी? 5 से भाग होगी। ठीक है, अक्षय से बाध्यता का नियम क्या है? यदि संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः भाग हो, कहने का मतलब क्या है? पूरी तरह भाग हो, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः भाग होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप 24, तो 24 का अंतिम अंक क्या है? 2 से बदलता का नहीं रहता है, अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 वह 2 से भाग होगी, 2 से भाग हो जाएगी। और अंकों का योग 4 और 2, तो ये 3 से भाग होगी। आप इससे बड़ी संख्या को ले सकते हैं, जैसे कि ये। अब हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए 2 से भाग हो जाएगी 6 अंक। अब इसका देखने की भाई 3 से बड़ी नहीं, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 3 21, 21 3 के बारे में अंतर संख्या 3 से भाग होगी और 6 से भी भाग होगी। यदि आपको विश्वास नहीं तो चलिए हम इसको भाग कर देते हैं आपके लिए। 6 से 6 से 36, 2 ऊपर से रहेगा 4, 6 से 24, 0 0 ऊपर से आ गया 6, 6 एकम 6, ये संख्या किससे होगी? 6 से भाग। ठीक है, अब आगे आता है 8 से विभाजन। आपको देखिए सर में 7 से विभाजकता का नियम नहीं है, बल्कि 7 से विभाजकता का नियम है अवश्य, परंतु वो नियम आप करेंगे, बात करेंगे, बात नहीं की है, इसलिए हम 8 से विभाजकता का नियम करते हैं। 8 से विभाजकता क्या कहते हैं? यदि संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक से बड़ी संख्या क्या हो? 8 से भाग हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी? 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या हो कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर क्या हो? 0 क्या हो? 0। 0 का मतलब क्या हो? तुम्हारा 0 हो, तो वह संख्या 8 से भाग होगी। उदाहरण के तौर पर आप ये 3 और 0 है, 8 से भाग करके देखिए आप
8 पंजे 40, 0 0 की 0 0 0 की 0, क्योंकि भाग मिल जा रही है तो ये आ गया। ठीक है ठीक है। अब कह रहे क्या 3 के 3 है, जैसे कि दाहिने के ऊपर ले लीजिए, ये ले लिया, ठीक है 8 1 4, अब 148, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 14 काट जाएगा, 6 रुपये कितना है बच्चों 8, अठू अठू, तो हम देख पा रहे हैं किसमें शेषफल बच गया 4, तो हम तीन तीन अंकों से अपनी संख्या 8 से भाग में भी ये संख्या 8 से भागे नहीं हो। अब आपका हमारा 9 से विभाजित करना, 9 से विभाजित में क्या, 9 से विभाजित में तीन कितने हैं, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 9 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर ये लीजिए 4 3 7 3 10, क्या 4 3 7 3, ये संख्या क्या है, 9 से भाग नहीं। और यदि इस प्रकार की संख्या हो गई मेरे पास, ये इसके अंकों का योग 5 और 4 9 और 3 है, अंकों का योग 9 और 10 संख्या गिनों से भागे होगी ही हो। शून्य शून्य तो वह संख्या 10 से भाग होगी ही होगी। उदाहरण के तौर पर ये रहा उदाहरण, जिसके अंत में शून्य है वो संख्या 10 से भाग होगी ही होगी। इसके बाद होगा 11 से विभाजित, इससे बच्चों 11 से विभाजित, 11 से विभाजित का करेंगे यदि संख्या के सम और विषम अंक स्थानों का घटाव स्थानों के स्थानों के योग का घटाव 11 से विभाजित हो, क्या हो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भाग होगी, क्या हो 11 से, तब यदि संख्या के सम और विषम, जैसे खड़े ये बस, तो ये क्या है बच्चों, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर, तो ये तो क्या होंगे विषम स्थान वाले, और ये क्या होंगे सम स्थान वाले। तो विषम स्थान पे कौन है, 1 2 3, ये वाला और ये वाला, योग कितना है इनका, अब ये वाला और ये वाले क्या है सम, 1 और 3 क्या है। अब इन दोनों का योग कर लिया, अब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 तो हर संख्या से ही भाग, 11 शून्य शून्य, 10 शून्य शून्य, स्टार्टिंग में भाग में सकते, यानी कि यदि क्या जा सकते क्या, तो यार तो इनका क्या होगा घटाने पर 0 आए, या फिर 11 का कोई गुणज जाए, 11 से भाग तो वह संख्या 11 से भाग हो जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 1 पर 2 पर 3, इसका कितना जाएगा 2
और समस्थान वाले को से दो है तो दो में जोड़े तो संख्या क्या 11 से भाग होगी। ठीक, ये हमारा 11 से था। अब हम करते हैं इसमें आगे चर्चा जो महत्वपूर्ण सूत्रों पर और चर्चा करें। जैसे कि मेरे पास प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बात चल रही है। मैंने आपको दे दी कि 50 यानी कि मैं आपसे कहूँगी कई 50 प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर 50 तक जो हमारी गिनती के अंक हैं उन सभी के अंकों का जो है हमको ये बताइए योग क्या आप ऐसे करेंगे कैसे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 ऐसे करते रहेंगे तो हमारा समय नहीं तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है क्या उसको n गुना कोष्टक शुरू n जमा 1 कोष्टक बंद होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n कोष्टक n जमा 1 कोष्टक बटे 2 यानी कि इसमें क्या बताना कि संख्या कितनी कुल हमारे कितने हैं 50 है 50 कोष्टक यहाँ n की जगह 50 जमा 1 बटे 2 यानी कि 50 गुणा 1 उससे जितने अंक हैं उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देंगे जितने हैं वो जमा उसमें एक जोड़ के अगला बटे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 10 25 और 21 की जब आप गुणा करेंगे तो आप 25 एक 25 आगे लग जाएगी 2 25 पंजे 125 और 2 आपका लगेगा कितना जाएगा 1275 ये होगा। अब आप यदि इसको ऐसे जोड़ने लग जाए 1 जमा 2 जमा 3 करके तो ये तो टाइम ही निकल जाएगा हमारा इसलिए इसमें क्या लगता है इसी प्रकार हमारे पास होता है क्या इसका योग n पूर्ण संख्या इसका उपयोग पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, किसका कहना है पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है शून्य से शुरू होती है पूर्ण संख्या क्या कहेगा प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या बच्चों n गुना n बटा 1 ठीक है n गुना में कोष्टक शुरू n बटा 1 ये सूत्र किसका बच्चों का प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग जिसमें शून्य भी शामिल हो। ये जो पूरा सूत्र है वो तब लागू होता है तब जब हमारे पास एक संख्या शुरू हो ये का मतलब शून्य से संख्या शुरू होगा। इसी प्रकार आता हमारे पास प्रथम n सम संख्याओं का योग सम संख्या में सूत्र भाई 2 4 6 8 10 12 13 16 20 22 24 इस प्रकार संख्या चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं का हमसे क्या देखिए योग बने तो हम किस प्रकार बता सकते हैं तो इसके लिए क्या n गुना n जमा 1 जैसे कि हमसे कही प्रथम 50 सम संख्या में 50 सम संख्या यानी कि 50 n हो गया 50 n जमा 1 यानी कि 50 गुना ये हो जाएगा प्रथम n संख्या का कितना जाएगा 2500। इसी तरह हमारे पास किसका प्रथम n विषम संख्याओं का योग जब हमें संख्या पता हो तो कितनी विषम संख्या हमारे पास है तो हमें इनका योग करना हम किस प्रकार में कर सकते हैं उसके लिए सूत्र होता है n की 2 क्या n की 2 यानी कि 2 बार n की यदि हम ऐसे कहे कि प्रथम 25 विषम संख्या होने के लिए
तो क्या रहेगा 36 गुना 30 से 100 उत्तर हाजिर। ठीक है, ये रहेगा उनका। ठीक, इस प्रकार इसी प्रकार ये ऐसे करें कि प्रथम एन पूर्ण वर्ग संख्या, इसका प्रथम एन पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब ये वर्ग क्या, यदि मान लीजिए मैंने 2 गुना 2 लिखा तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 की शक्ति 2, यानी कि 2 के ऊपर बड़े 2 की तरफ छोटा सा जो लगा दें तो इसकी कह सकते हैं शक्ति है, घात है या वर्ग, यानी किसी संख्या को 2 बार बनाना है। इस प्रकार की संख्या योग निकालना हो तो उसके लिए भी सूत्र होता है। तो वो क्या होता है, वो है एन कोष्टक शुरू एन जमा 1 कोष्टक बंद 2 एन जमा 1 कोष्टक बंद बटे आपका 6, बटे आपका बच्चों क्या है 6। ये आपका प्रथम एन पूर्ण संख्या का सूत्र। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं बच्चों प्रथम एन संख्याओं के घनों का, इसमें बच्चों प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। घन शब्द उसने लिया, घन क्या, यदि किसी संख्या को हम 3 बार गुना करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 3 या 2 की शक्ति 3। ये क्या जाएगा उसका घन होगा। अब इसका योग निकालना, इसके उत्तर होता है क्या, n गुना n जमा n जमा 1 बटे 2 पूरे की शक्ति 2। ये लगता है कैसे का बच्चों। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों हमारे पास है और प्रकार के सवाल के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं उसमें एक होता हमारा क्या, एक होता हमारा क्या, एक होता हमारा क्या, एक होता हमारा शेष। अब कौन सा काम करते हैं, इस प्रकार सवाल करते हैं। बात तो कुछ इस तरह से है, ये होगा हमारा भाज्य, ये होगा भाजक, ये रहेगा भागफल और सब नीचे होगा शेष। तो भाज्य भाजक भागफल शेष, इसके लिए हम एक विभाजन एल्गोरिथम के लिए या फिर हमारा एक सूत्र जिससे हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, वो है कि भाज्य किसके बराबर होगा, भागफल गुना भाजक गुना शेषफल। यहाँ से हमारे पास एक सूत्र और बनता है, यदि हमको क्या निकालना हो बात मतलब क्या कहेंगे, भाज्य शेषफल। यहाँ जमा में है, ये क्या करना है, अब ये गुणा में क्या जाएगा, बराबर क्या रहेगा उसका फल। यदि हमें भाज्य शेषफल और भाज्य दे रखा है तो कहे की बात पर क्या होगा इस प्रकार में। यदि हमको कहे की भाज्य निकाल हो, क्या दे रखा हो, भाज्य दे रखा हो, शेषफल दे रखा हो और भागफल दे रखा हो, ठीक है। ये हमारी बनेगी क्या, यहाँ से सूत्र, ये तो हमारा सूत्र है ही है, इसी के साथ ये और ये भी बन, इससे क्या जाता हमारे पास सवाल आ सकते।
तो इसी के साथ बच्चों हमारे पास है एक के अंदर विभिन्न प्रकार के सवाल आ सकते हैं आपके नवोदय पेशों के अंदर। मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आप हमारा आज का ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षण समर्पित कर देख रहे थे। यदि आपको बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को हमारा वीडियो मिल सके। धन्यवाद।